लिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? तो अगर हम बात करते हैं गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित की, तो विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, ये सबसे सटीक आंसर होगा। बाकी आप इसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, ये तो फिर एक सटीक क्वेश्चन का आंसर हो गया कि वो इसी से रिलेटेड ही स्थिति के बारे में सोचे। लेकिन विभिन्न तरीकों की यहाँ पे बात आ गई है, तो यहाँ पे हमारा ये गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करेगा, ताकि जो है हम किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इस सिचुएशन को रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की अगर हम बात करते हैं, तो ये 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए ये लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? नहीं है पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। तो विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए जब हम बात करते हैं, तो ये बहुविकल्पी प्रश्न के ऊपर जो है बात आ जाती है, जहाँ पे हम इसके निर्धारकों का उपागम नहीं कर सकते हैं, तो नहीं पूछा है इसमें। बाकी वार्तालाप कौशल में कई सारे जो रचनात्मकता है उनका विकास होता है। परियोजना विधि में भी जो है एक से कई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, जिसमें जो है रचनात्मकता पैदा होती है। और मौखिक प्रश्न की जब हम बात करते हैं, तो मौखिक प्रश्न में भी जो है रचनात्मकता झलकती है। बाकी बहुविकल्पी में जो एक क्वेश्चन का एक ही आंसर हो सकता है, तो इसमें क्या है, रचनात्मकता नहीं होती है। अगला है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा द्वारा होना चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, गृह परीक्षा द्वारा होना चाहिए, लिखित और मौखिक परीक्षा द्वारा होना चाहिए। तो देखिए, बच्चों की जब मूल्यांकन की बात आती है, तो बच्चों का हर एक एस्पेक्ट में मूल्यांकन होना चाहिए और इनका सतत और व्यापक दोनों तरीके से मूल्यांकन जो है वो होना चाहिए। अगला है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि यह प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के और पूछा है रिक्त स्थान के बारे में चिंतित करता है, यानी किसके बारे में ये चिंतित करता है? तो ये वैधता को दर्शाता है, प्रश्नों के प्रकार को दर्शाता है, ये संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है, या फिर विश्वसनीयता के लिए यह चिंतित है। तो जब एक शिक्षक के प्रश्न पत्र की बात आती है, तो ये संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए उसके उद्देश्यों के बारे में चिंतित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? पहला है, आकलन बहुत किफायती होना चाहिए। दूसरा है, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। तो यहाँ बात हो रही है विद्यालय आधारित आकलन के मुख्य सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित होनी चाहिए? तो ये बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, इसलिए होनी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, या सत्य या असत्य? तो इसमें वस्तुनिष्ठ की बात की तो देखिए, निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं ये तो जो है वस्तुनिष्ठ नहीं, ये कई भी पेज के हो सकते हैं, कितने भी शब्द के हो सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न ये भी शब्दों में होते हैं कि आपको जो है 100 शब्दों में ही आपको आंसर देना है, या फिर 50 शब्दों में, जो भी उनका एक ड्यूरेशन है शब्दों का वो रख देते हैं। मुक्त उत्तर वाला जो प्रश्न होता है इसमें भी कई पेज के हो सकते हैं। बाकी सत्य और असत्य की जब हम बात करें तो ये वस्तुनिष्ठ है। जैसे पूछेगा, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन दिया होगा प्रधानमंत्री के बारे में मिस्टर नरेंद्र मोदी, सत्य या असत्य? तो आप सीधे टिक लगाएंगे सत्य। और अगर दिया होगा कोई भी किसी का भी नाम दिया होगा, मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी का नाम दिया होगा, तो आप लिखेंगे असत्य, है ना। तो ये जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न हो गया। बाकी ये सारे जो है आपके जो है कई सारे शब्दों में हो सकते हैं। अगला है, विद्यालय आधारित आकलन
तो शिक्षार्थियों और शिक्षकों को गंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षकों की मदद करता है। तो जब विद्यालय आधारित शिक्षा की हम बात करते हैं तो ये परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण क्या है? तो संश्लेषण की जब हम बात करते हैं तो संश्लेषण के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? निबंध लिखना, प्रमेय सिद्ध करना, भाषण देना या चित्र रंगना। देखिए संश्लेषण क्या होता है, किसी भी प्रमेय को जब हम सिद्ध करते हैं तो हम उसको संश्लेषण करते हैं, यानी उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में जो है विभाजित करके उसका हम संश्लेषण करते हैं, है ना। आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में भी पढ़ा होगा, ज्ञान बोध प्रयोग अनुप्रयोग संश्लेषण विश्लेषण, है ना, लास्ट में इसका चरण आता है। तो संश्लेषण विश्लेषण ये इसके क्रम होते हैं, इस तरीके से बॉक्स में जो बने होते हैं, ये आपने पढ़ी होगी ब्लूम टैक्सोनॉमी में, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है, ये तो वही सेम रिपीटेड वही क्वेश्चन आ गया है, प्रमेय सिद्ध करना। निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है? अब यहाँ निबंधात्मक प्रश्न की बात हो रही है, ऊपर हमने बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में बात की, यहाँ हमारी निबंधात्मक प्रश्न के बारे में बात हो रही है। न्यूटन की गति के नियम की चर्चा करें, तो क्या ये निबंधात्मक प्रश्न हो जाएगा? न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें। न्यूटन के गति के नियम क्या है? न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें। अब यहाँ निबंधात्मक प्रश्न की बात हो रही है, तो यहाँ पे न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या करना जहां भी आ जाता है वो हमारा निबंधात्मक प्रश्न को प्रदर्शित करता है। अगला है, रिक्त स्थान दिया हुआ है कि अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। तो कौन कौन सी हैं? प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित करना, परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना। तो इनमें से पूछा है कि इसके अतिरिक्त, यानी कोई एक ऐसा है जो कि इसमें सटीक नहीं बैठता है, बाकी तीन ऑप्शन है। तो परिणामों के बारे में अधिक सोचना जो है ये नई तकनीकों में परीक्षा से चिंता को दूर नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, शिक्षार्थियों को पूछा है रिक्त स्थान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, यानी किस चीज के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, कक्षा के अंदर बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए। तो शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए? वो शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा नहीं पे। मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, दत्तकार, प्रश्नोत्तरी एवं खेल। देखिए सेम क्वेश्चन आपका सेम है लेकिन इसके ऑप्शंस बदल दिए हैं। ऐसे ही आपसे सीटेट में क्वेश्चन पूछता है, अगर आप इसकी प्रकृति को समझ गए हैं तो आप इसको आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो रचनात्मक आकलन मैंने आपको ऊपर बहुत अच्छी तरीके से अभी समझाया है, तो आई होप आप इसका आंसर दे लेंगे। तो उपकरण नहीं है की बात की है तो ये सत्य परीक्षा हो जाएगा। बाकी दत्तकार हो गया, मौखिक प्रश्न हो गया, प्रश्नोत्तरी खेल हो गया, ये सारी चीजों में रचनात्मक आकलन जो है, ये रचनात्मक आकलन के जो है ये सारे उपकरण होते हैं। पिछले भी प्रैक्टिस सेट में मैंने इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराया है। आपने अगर टेस्ट सीरीज ना देखी हो जो मैंने मॉक टेस्ट की कराई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जो है पीवाईक्यू वाली सारे क्वेश्चंस एक बार लगा के जाइए, फिर आप पेपर दीजिएगा, आप देखिएगा आपको सारे क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे सीडीपी के, इसकी मैं गारंटी देती हूँ आपको। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि जो है पूछा है, रिक्त स्थान का एक सशक्त साधन है रोजमर्रा के परीक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सामाजिक भागीदारता को सुगम बनाने, शिक्षकों के भार को हल्का करने। अब यहाँ सीबीएसई की जब बात होती है परियोजना गतिविधि की, तो सामाजिक भागीदारता को सुगम बनाने का एक जो है ये सशक्त साधन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की
योग्यता का आकलन करते हैं। तो किस चीज़ का आकलन करते हैं ये? तो ये हमारे सही उत्तर को पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण। तो यहाँ जब हम बात करते हैं रचनात्मक कार्य का जो नहीं है, रचनात्मक आकलन के कार्य का नहीं है, तो विद्यार्थियों का जो योग्यता क्रम है ये निर्धारित करना रचनात्मक आकलन के कार्य में शामिल नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? पहला है, जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। दूसरा है, जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। तीसरा है, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थी की वैकल्पिक समाधानों को जो समाधान है उनके आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। यहाँ बात हो रही है आकलन पद्धति की जो विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा अंकलित किया जा सकता है, तो ये सबसे सर्वोत्तम क्षमता क्या है मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, जब एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को जो है प्रस्तुत करती है, वह यानी पूछ रहा है कि वह क्या करती है। तो वह विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग कर रही है, अनुकरण अभ्यास पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। तो ये क्या कर रही है, ये विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है? अभिक्षमता परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। जब गणित में अधिगम निर्योग्यता के आकलन की बात आती है तो ये किस में आएगा, तो ये निदानात्मक परीक्षण की बात यहाँ पे होती है। अगला है, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पाकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? निबंधात्मक आकलन है, घटनावृत्त अभिलेख है, या फिर समस्या समाधान आकलन है, या फिर ये पोर्टफोलियो आकलन है। तो ये किसकी ओर प्रदर्शित करता है, तो ये पोर्टफोलियो आकलन की तरफ प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय लड़कियों और आलंबित वर्गों के लिए समान शैक्षिक अवसरों को उपलब्ध करता है, वंचित वर्गों के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है, विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में आलंबित जो वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित जो बच्चे हैं उनको दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। तो यहाँ जब बात कम प्रतिबंधित विद्यालय के वातावरण के बारे में आती है तो दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है जो कि लाभान्वित नहीं है और उन्हें दबाएं नहीं और नीचा ना दिखाएं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना, तो पूछा है शामिल करना क्या है, तो विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा कर रखता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने के लिए क्या होगा, शिक्षण के प्रति यह दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की जो है वो अपेक्षा रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है सही है क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत क्योंकि यह अनावश्यक प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाता है। गलत क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो विविध प्रकार की जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से युक्त जो कक्षा की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल जो है वो सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला है, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने का कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना। आवासीय विद्यालय खोलना। तो यहाँ पे प्रोत्साहित करने की निम्नलिखित बात जो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका यहाँ पे पूछा है, तो ये आवासीय विद्यालयों को खोलना होगा ताकि बच्चे वहाँ पे जो है रह भी सकें, पढ़ भी सकें और खा भी सकें। उनकी जो है सारी ज़रूरतें जो हैं वो वहाँ पे पूरी हो सकें, इसका ध्यान रखते हुए आवासीय विद्यालयों को खोलना चाहिए। ये जो है सबसे उपयुक्त तरीका होगा। अगला है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके? यानी 3 ऐसे हैं जो सही हैं, एक ऐसा है जिसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, संवेदनशील बनाना, क्षमता संवर्धन। तो यहाँ किसकी होगी? तो ये पृथक्करण हो जाएगा। यानी सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ। विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अन्य सामान्य बालकों के साथ। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, पिछड़े बालकों की बात हो रही है कि ये ऐसे बच्चे हैं जिनकी सीखने की जो गति है वो धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, उपयुक्त सभी। तो पिछड़े बालकों की जब हम बात करते हैं तो ये मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, तो ये किस श्रेणी में आते हैं? तो ये पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त है? पहली है, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना। सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग है वो करना। अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। अब यहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने की बात हो रही है कि किस प्रकार की उनको व्यूह रचना जो है बनानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग से जो है ये बच्चों को सीखने में बहुत ही अधिक सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के बारे में। तो समावेशी शिक्षा हाशिए पर यानी महत्वहीन स्थिति में स्थित वर्ग से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तथ्य पर आधारित शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ सामाजिक जो समावेशी शिक्षा है ये क्या है? तो कक्षा में विविधता का जो उत्सव है वो मनाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ की बात हो रही है। एनसीएफ 2005 में बातचीत की जाती है तो किस चीज़ पर बात की जाती है? ऑप्शंस हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है, ये ज्ञान का विकास हो और इसकी संरचना की जाती हो। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर,
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एनसीएफ की जब यहाँ पे बात हो रही है तो ये ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है, इसे ज्ञान का विकास हो और इसकी संरचना की जाती हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ की ही बात हो रही है। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो खुली पुस्तक परीक्षा, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत और निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो जब एनसीएफ की यहाँ पे बात हो रही है तो ये सारी चीजें जो है वो सुझाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। पहला है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों को माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। केवल बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने पर बल देती है? बिल्कुल नहीं। विशेष आवश्यकता की यहाँ पे बात हो रही है? ये भी नहीं। जो सभी निर्योग को शामिल करती है? देखिए, सभी निर्योग की नहीं होगा, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई और अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का ही मतलब होता है समावेश, यानी सभी प्रकार की जो क्षमताएं हैं उनको एक साथ एकत्रित करके जो है शिक्षा व्यवस्था जो अपनाई जाती है, तो वो समावेशी शिक्षा का परफेक्ट एग्जाम्पल होती है। अगला है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 वाला, इसमें अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? अनिवार्य, ये जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, इसमें अनिवार्य का अर्थ पूछा है। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। अनिवार्य सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो अनिवार्य शिक्षा जो है सतत परीक्षणों के माध्यम से दी जाती है। तो जब अनिवार्य का इसमें अर्थ पूछता है तो अनिवार्य का अर्थ होगा उचित सरकार जो दाखिले है, ये उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की ही बात हो रही है। यहाँ पे आरटीई 2009 की बात हो रही है कि क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या होते हैं? तो ये अप्रभावित हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। बिल्कुल गलत है। लिंग के अनुसार समझातीय है, लिंग के अनुसार अधिक समझातीय है, आयु के अनुसार अधिक भी समझातीय। तो ये लिंग के अनुसार क्या है? वो समझातीय है, यानी सभी लिंगों के लिए समान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, एक समावेशी विद्यालय रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है युक्तियों का निर्माण करें? इस टाइप से यहाँ पे पूछा गया है। तो एक समावेशी शिक्षा की यहाँ पे बात हो रही है। तो क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? तो ये जो है इसकी तरफ मनन करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा की पूर्ति कर सके, मतलब आपकी जो अपेक्षा है उसको पूरा कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? पहला है, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप उनकी सहायता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सभी के लिए
विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? पहला है संशक्तिशील शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, समावेशी शिक्षा या पृथक शिक्षा। तो यहाँ पे जब बात करते हैं सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा की, तो ये समावेशी शिक्षा का परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती हैं? बिल्कुल नहीं। ये अध्यापकों को बच्चे को डांटने के लिए नया तरीका उपलब्ध कराती हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगला है ये बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता जो है करती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेकिन फोर्थ भी हम पढ़ लेते हैं। ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है? बिल्कुल भी गलत है। वर्गीकरण करने के लिए जो है हम गलतियों को महत्व नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, विशेष शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के जब साथ पढ़ाने की बात होती है तो ये समावेशी शिक्षा की बात होती है। मैंने अभी ही ऊपर आपको बताया कि वो बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब रूप के जो बालक हैं उनको एक साथ समाहित करके जो शिक्षा हम प्रदान करेंगे वो समावेशी शिक्षा ही कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय लड़कियों और आलंबित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में लाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे जो अलाभान्वित बच्चे हैं उनको दबाए नहीं और उन्हें नीचा नहीं दे। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले भी प्रैक्टिस सेट में ही क्वेश्चन आया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। अन्य बच्चों को वंचित वर्गों से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा अन्य विद्यालयों के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना, वंचित वर्गों से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें, विद्यालय व्यवस्था तथा अन्य के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिन्हें पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये जब इसकी हम बात करते हैं तो ये विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाए। समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि समाज में विभिन्न है, जो समाज है समाज में विभिन्न है और विद्यालयों को इस विभिन्नता, यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लीजिए, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान और मानकीकृत होने चाहिए। अगला है हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है। चौथा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय की, देखिए अलग नहीं करेंगे, दया भी नहीं दिखाएंगे, प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए एक समान भी नहीं रखेंगे क्योंकि हर बच्चे में अलग अलग योग्यताएं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि समाज में विभिन्नताएं हैं और विद्यालय को इन विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। तो परफेक्ट एग्जाम्पल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें, बिल्कुल भी नहीं, ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए, अधिक कठोर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगला है उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हो। बिल्कुल भी नहीं, इससे तो हम जो निचले वर्ग के बच्चे हैं उनको हम कभी सिखा ही नहीं पाएंगे। तीसरा है अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें, कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन हमें चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं पेशेंसफुली। कड़े नियम बनाए और बच्चे का पालन ना करने पर उन्हें दंड दे। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एनसीएफ हो या फिर जब आप बात करेंगे इसकी आरटी की, तो आपने देखा होगा कि बच्चों को दंड नहीं दे सकते हैं किसी भी दशा में। और कई सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं ये भी बोलते हैं कि बच्चे में सीखने की जो जन्मजात शक्तियाँ सीखने की जो शक्तियाँ होती हैं वो जन्मजात होती हैं, आप उनको कुछ भी सिखा सकते हैं। अगला है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खाली स्थान के अनुरूप बदलना है। बच्चे यानी व्यवस्था, परिवेश एवं परिवार, बच्चे और परिवेश, बच्चे और व्यवस्था। तो समावेशी शिक्षा ये मानती है कि हमें व्यवस्था बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, ना कि व्यवस्था क्या है बच्चे के लिए है, ना कि बच्चे क्या है वो व्यवस्था के लिए है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखना है कि विद्यालय में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ये बच्चे के लिए ही है, ना कि बच्चा उन व्यवस्थाओं के लिए है। अगला क्वेश्चन है वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा। देखिए सेम क्वेश्चन आपका जो है ऑप्शंस हो गए, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया, तो ये समावेशी शिक्षा का परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक समावेशी शिक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है ये क्या है? तो यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा सामान्य गति से आगे बढ़े। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल समावेशी शिक्षा का हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों समावेशी शिक्षा से रिलेटेड, क्योंकि समावेशी शिक्षा हो गया, आरटीई हो गया और एनसीएफ हो गया, ये सारे जो है समावेशी शिक्षा को ही बल देते हैं। और व्यवस्था क्या है वो बच्चों के लिए है, ना कि बच्चे व्यवस्था को लेके हैं। ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा।